हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइप स्क्रिप्ट वीडियो सीरीज के पार्ट थर्ड में। यहाँ आज हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके पहले हम एक बार जावास्क्रिप्ट के साथ भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम आती थी जो टाइप स्क्रिप्ट में सॉल्व की गई, क्यों वायर यूज नहीं होता है टाइप स्क्रिप्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग वैर यूज करते थे, जैसे वैर, और यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना है और उसकी वैल्यू देनी है। और हमें यहाँ पे टाइप नहीं बताना पड़ता था, डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता था, जैसे हमने अभी पिछले दो वीडियोज में देखे थे कि हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है कि हाँ ये वेरिएबल किस तरह का है। जावास्क्रिप्ट में हमें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी। हम जो इस तरह की वैल्यू असाइन करते थे वो उसी तरह का डेटा टाइप ले लेता था। जैसे टाइप स्क्रिप्ट में भी ये नहीं करता है, वैसे ही वैर करता था। कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते थे उस वेरिएबल के अंदर। तो हम लोग ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज और था कि जो है हम इसको जो है फंक्शन के अंदर से भी यूज कर सकते थे। वैर यूज करके ये वेरिएबल का नाम दिया और वो वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ से कुछ रिटर्न कराना है तो हम रिटर्न भी करा सकते हैं, या इस पे कुछ हमें ऐड करना है वो भी हम अपना कॉन्केटनेट कर सकते थे। इसमें एक चीज और भी था कि हम लोग जो है वेरिएबल को एक्सेस कर सकते थे दूसरे फंक्शन से भी। जैसे एक फंक्शन है, यहाँ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a जिसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ एक और फंक्शन बनाया g, इसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन g बनाया, और वहां पे हमने इस वाले वेरिएबल को यूज कर लिया और b को रिटर्न करा दिया। और अगर जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे f को, और उस फंक्शन के अंदर से अगर g की वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा 11। इसको मैं अभी डेमो करके भी दिखाता हूँ। तो पहले डेमो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे मैंने एक वेर डेमो डॉट जेएस नाम की फाइल बना रखी है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए की वैल्यू 10 ले ली, एक फंक्शन बनाया एफ, और इसमें ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया, यहाँ कंसोल डॉट लॉग करा लिया, और इसमें फंक्शन को कॉल कर दिया तो ये हमारे कंसोल पे दिखेगा। उसके अंदर जो मैं एक बात कर रहा था कि एक फंक्शन के अंदर से भी हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फू नाम का फंक्शन बनाया, इसमें एक वेरिएबल 10 लिया, और एक इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया बार नाम का। ये फू और बार है, कुछ नहीं है, मेथड का नाम है, मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। जनरली कुछ भी हमें नाम देना होता है फू या बार दे देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी फिर एक वेरिएबल बनाया, उसमें इस ए की वैल्यू में +1 कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ से बी रिटर्न कराया। अब मैंने कॉल किया, फू फंक्शन को कॉल किया और उसकी वैल्यू को जी के अंदर स्टोर कर लिया, और फिर जी, क्योंकि जी के पास हमारा अभी बार होगा, लेकिन हमें जो बार से वैल्यू रिटर्न आई है उसके लिए इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जी के अंदर से। अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली ये बार फंक्शन को रिटर्न करता है। तो बार के अंदर से जो वैल्यू आ रही है उसको निकालने के लिए उसे हमें कॉल करना पड़ेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन कराता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल रन कराने के लिए हमें लिखना होगा नोड, और इसका नाम है वेर डेमो। आप .js लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप रन करेंगे तो देखिए जो हमने ऊपर कंसोल में लिखा था कॉलिंग एफ फंक्शन एफ, और इसके अंदर हमने एक मैसेजर नाम का वेरिएबल रखा था जिसमें वैल्यू हेलो वर्ल्ड रखी थी, तो ये प्रिंट कर दिया कॉलिंग एफ फंक्शन हेलो वर्ल्ड। उसके बाद जो मैं बता रहा था कि जी, क्योंकि हमने फू को कॉल किया तो ये रिटर्न बार फंक्शन को करेगा, जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये बार फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और उसके अंदर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये जी को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 11 आ गया। मतलब क्या हुआ कि हमने एक फंक्शन के अंदर से एक फंक्शन बनाई फू, उसके अंदर कुछ वेरिएबल रखी, और दूसरी फंक्शन बार बनाई, उस फंक्शन के अंदर भी उसकी वैल्यू एक्सेसिबल थी और हमें वो वैल्यू मिल भी गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें यहाँ पे 11 नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम थी
जावा स्क्रिप्ट के साथ, कि वो बेसिकली ग्लोबल स्कोप देता था, हम उसकी वैल्यू यूज कर सकते थे कहीं भी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो आया था हमारा टाइप स्क्रिप्ट आया था। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि वेयर डिक्लेरेशन आर एक्सेसिबल एनीवेयर विद इन देयर कंटेनिंग फंक्शन, मॉड्यूल, नेम स्पेस और ग्लोबल स्कोप, ऑल विच वी विल गो ओवर लेटर ऑन, रिगार्डलेस ऑफ द कंटेनिंग ब्लॉक। सम पीपल कॉल दिस वेयर स्कोपिंग और फंक्शन स्कोपिंग। ये जो वेयर की है कि वो कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है, उसको या तो हम लोग वेयर स्कोपिंग बोलते हैं या फंक्शन स्कोपिंग बोलते हैं। पैरामीटर्स आर ऑल्सो फंक्शन स्कोप। इसके अंदर का जो पैरामीटर होता है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमारा लेट आया था। तो बोलता है कि वेयर में क्या प्रॉब्लम हमें आ रही थी कि पहला तो कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता था। ये एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जैसे अगर हम एक वेरिएबल बना देते हैं ए नाम से, और इसमें वैल्यू 10 असाइन कर देते हैं, और एक और वेरिएबल ए नाम से ही बनाते हैं और इसमें 20 असाइन कर देते हैं, तो ये कोई एरर नहीं देगा, ये परफेक्ट है। इसमें आप ऐसे यूज कर सकते हैं वेर के साथ। ये भी एक प्रॉब्लम थी, तो इसको दूर करने के लिए हमारे पास आया लेट। इन सब चीजों को दूर करने के लिए आया था लेट। अब लेट क्या करता है, लेट का जो स्कोप होता है उसको लेक्सिकल स्कोपिंग या ब्लॉक स्कोपिंग बोलते हैं। मतलब जिस ब्लॉक में आप उसको डिफाइन करेंगे उसी ब्लॉक में वो आपको मिलेगा उसकी वैल्यू, आउटसाइड द ब्लॉक उसकी वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए, इसके लिए भी मैंने अपने एक बना रखा था, लेट डेमो .ts करके एक फाइल बनाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे लेट हेलो, आप यहाँ पे इसका डेटा टाइप दे भी सकते हैं स्ट्रिंग। तो ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं आपका। उसके अलावा एक फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर करना हो तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर होता है वैसे ही डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात होगी कि जैसे मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाई, इस इफ ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल बी नाम की बनाई और उसमें a+1 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे console.log करता हूँ तो ये मुझे 101 देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर b को रिटर्न कराना चाहूँ, इस जो कि इफ ब्लॉक के अंदर है, इस ब्लॉक के बाहर अगर मैं b एक्सेस करना चाहूँ तो देखिए ये बता रहा है कैन नॉट फाइंड नेम b। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्कोप केवल इस ब्लॉक के अंदर ही था, इस ब्लॉक के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इससे हमारी जो बेनिफिट क्या हुई कि हमें एक्सीडेंटली वैल्यू चेंज होने और डेटा लॉस होने का जो रिस्क था वो खत्म हो गया। ठीक, एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। अगर जैसे वैर के केस में था कि अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं तो आप दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे लेट एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर रखी थी कुछ वैल्यू के साथ, अगर मैं ए को फिर से डिक्लेयर करने जाऊंगा तो ये मुझे एरर शो करेगा, जिसे आप देख पा रहे हैं, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए। इससे साफ पता चलता है कि जो वेरिएबल होती है ब्लॉक स्कोप है, यानी इस फंक्शन के अंदर ही। इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने एक मेथड एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, उसको मैं वापस से री डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, उसको यूज कर सकता हूँ, a=10 इसकी वैल्यू रीअसाइन कर सकता हूँ, बट वेरिएबल री डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ जैसे कि यहाँ a है और इस ब्लॉक इफ ब्लॉक के अंदर मैं अगर a डिक्लेयर करना चाहूँ, परफेक्टली वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वेर और लेट में क्या डिफरेंस था। वेर में क्या होता था कि आप एक बार अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है तो आप उसको दोबारा से भी रीडिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन और वो अगर आपने एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर रखा है तो आप उसको इस ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने इफ ब्लॉक के अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आप उस इफ ब्लॉक के बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है, जैसा हमने यहाँ पे देखा था बी के केस में, क्योंकि बी हमने इफ ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करा था, लेकिन वो इफ ब्लॉक के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते।
एक चीज और आती है इसमें, यही मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ फाइल के अंदर भी आपको समझाने के लिए लिखा रखा है। ये वीडियो सीरीज के लास्ट में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्यूचर यूज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एक और आता है वेरिएबल डिक्लेयर में, जो काफी यूज करते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग टाइम पे, वो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट एकदम लेट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक बार अगर आपने कॉन्स्ट में कुछ वैल्यू असाइन कर दी तो दोबारा आप उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, कॉन्स्ट सी इक्वल्स टू 10। अब मैं अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूंगा तो करके देखते हैं। जैसे C++ करूं तो देखिए क्या दिखा रहा है, कैन नॉट असाइन टू सी बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। क्योंकि हम ये कांस्टेंट है तो हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है इसमें कि जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को भी जो है हम बना सकते हैं कांस्टेंट। जैसे ओके, इसको हमें असाइन करना पड़ेगा, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं फिर से इस किटी के अंदर चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये मुझे एरर दिखा रहा है, बता रहा है कैन नॉट असाइन टू किटी बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करना चाहें, अगर प्रॉपर्टी नेम के साथ अगर असाइन करना चाहें तो परफेक्टली वैलिड है, हम ऐसा कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। ये तो हमारा दे रहा है एरर। ये ऐसे इसको कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल और जो बैकस्लैश होता है उसका यूज कर सकते हैं कीबोर्ड पे। आगे करके देखते हैं tt.name, और यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यू असाइन करूँ, उसका नाम मैं कुछ रख देता हूँ लूसी, तो इट्स परफेक्टली वैलिड, ऐसा हम कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं ऐसे नहीं करना होगा, हमें इस प्रॉपर्टी के साथ ऐसे कर सकते हैं हम tt.numLives -- तो अभी इसकी जो वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी। तो ये था हमारा कॉन्स्ट के बारे में। इसमें एक पॉइंट जो मैं और आप लोग को दिखाना चाहूंगा वो था कि कॉन्स्ट वेरिएबल आर नॉट इम्यूटेबल, वी कैन चेंज देम। जो अभी यहाँ पे डेमो में हम अभी देख रहे थे कि ये कांस्टेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो चेंज नहीं हो, इम्यूटेबल है। कांस्टेंट और म्यूटेबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि आप वो इम्यूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम इस कॉन्स्ट ये तो अपना जीएस खुला हुआ है, जीएस खोलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम आसानी से, ये कांस्टेंट है हमारा किटी वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है, बट हम उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। अगर ये इम्यूटेबल होता तो हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी इसको चेंज नहीं कर सकते थे। ये ध्यान रखना होगा कि जो है हमारा कॉन्स्ट और इम्यूटेबिलिटी दो अलग अलग चीजें होती है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया इसे लाइक करें, और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप सब्सक्राइब कर ले अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन दबा दें ताकि अगर वीडियो आए नया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।